अरे गौरी, ये तुम क्या कर रही हो? शर्म करो। मैं भी कहूँ कौन है वो चोर जो हर रोज मेरा भोजन चुरा ले जाता है? अब पता चला तुम हो। मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी कि अचानक से मुझे भूख लग गई और मैं तुम्हारे घोंसले की तरफ आ गई। मैं और मेरा बेटा सारा दिन काम करते हैं और अपने लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं, और एक तुम हो। दोनों पति पत्नी सारा दिन सोते रहते हो और फिर चोरियां करते हो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं सब पक्षियों को बुलाकर बताऊंगी तुम्हारे करतूत। छोटी चिड़िया, जा रही हूँ। ज्यादा शोर क्यों कर रही हो? और जान लो, मुझे भी गौरी कहते हैं। कीमत चुकाना पड़ेगी तुम्हें जो तुमने इंसल्ट की है गौरी की। ऐसा कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, कैसे धमकियां लगा रही थी गौरी आंटी। छोड़ो बेटा उसे, ये तो है ही ऐसे। मम्मा, कल मुझे फूलों वाली नदी पर लेकर जाएंगी ना? क्यों नहीं, कल मैं अपने बेटे को फूल दिखा लाऊंगी। और फिर रात हो जाती है और वो माँ बेटा भोजन खाकर सो जाते हैं। गौरी, क्या हुआ? आज मूड बहुत खराब लग रहा है। सो जाओ, क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? कालू, मेरे सुंदर पति, मेरा एक काम करोगे? गौरी जी, मैं तो बना ही तुम्हारे सारे उल्टे सीधे काम करने के लिए हूँ। बताओ, मैं जरूर करूँगा। आज मैं सैर करने जा रही थी कि रास्ते में मुझे भूख लग गई और मैं उस छोटी चिड़िया के घोंसले की तरफ चली गई। मैंने अभी 2 दाने ही खाए थे कि वो छोटी चिड़िया आ गई और बहुत बेइज्जती की है उस चिड़िया ने तुम्हारी पत्नी की। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से मुकाबला करे। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उस चिड़िया का। ये हुई ना बात। और कालू जी, पता है वो तुम्हें भी चोर कह रही थी। वो तो अच्छा हुआ कोई दूसरा पक्षी नहीं था पास, अगर कोई सुन लेता तो हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी उस कमजोर चिड़िया ने। मैंने योजना बना ली है कि क्या करना है उस छोटी चिड़िया के साथ। कालू जी, मुझे भी तो बताओ। और फिर कालू गौरी को अपने प्लान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर गौरी बहुत खुश हो जाती है। अब तो वो चिड़िया इस जंगल से निकलेगी और जरूर निकलेगी। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे रोज सुबह बहुत रोशन थी, आसमान साफ था। और फिर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, अब चले नदी पर फूल देखने। मैं तुम्हें ले जाती हूँ, लेकिन कुकू, शाम होने से पहले ही हम लौट आएंगे, फिर तुम जिद ना करना। बस थोड़ी देर ही रुकेंगे मम्मा हम नदी पर, और मम्मा हम भोजन भी वहीं से खा लेंगे। तो फिर तैयार हो तो चलो। मेरी सुंदर मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, अब मचाएगा लाल लाल फूल देखने का। और फिर वो माँ बेटा नदी की दिशा में चले जाते हैं। गौरी, पहले तो इस समय चला जाता है कबूतर भोजन की खोज में, लेकिन आज तो जा ही नहीं रहा। कालू जी, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और हमने इसका अंडा चुराना है? वो अभी चला जाएगा। बगैर माँ के अंडे की रक्षा कितनी मुश्किल है। लाली, तुम तो मर गई अंडा देने के दूसरे ही दिन, और ये भी ना सोचा कि कैसे तुम्हारा पति अकेले रक्षा करेगा इस अंडे की। ऐसा सोचते हुए कबूतर की आंखों में आंसू थे। मैं अब थोड़ा भोजन ढूंढ कर खा लेता हूँ और फिर वापस आकर बैठ जाऊंगा अपने अंडे पर। और फिर कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है। वो गया कबूतर, कालू वो गया, चलो मौका अच्छा है और चुरा लो उसका अंडा। और फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और सीधे कबूतर के घोंसले की तरफ जाते हैं। वो समय जाया किए बगैर अंडा उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और वो सीधे चिड़िया के घोंसले की तरफ जाते हैं और कबूतर का अंडा चिड़िया के घोंसले में छुपा देते हैं। कालू, अच्छे से छुपा दिया है ना? मैंने छोटे तिनकों के नीचे रख दिया है और ये तो चिड़िया को नजर भी नहीं आएगा। चलो फिर, कहीं ऐसा न हो हमें कोई देख ले। और फिर वो कबूतर का अंडा चिड़िया के घोंसले में छुपाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुकू बेटा, शाम होने वाली है, चलो अब घर चले। मम्मा थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और रुक जाए, मैं नेक्स्ट संडे को फिर ले आऊंगी अपने बेटे को। लेकिन अब चलो बेटा, ऐसा नहीं करते, अपनी मम्मा का कहना मानते हैं। और फिर वो दोनों माँ बेटा वापस चल देते हैं। कबूतर, कबूतर, तुम यहाँ बैठे हुए हो और उधर उस छोटी चिड़िया ने तुम्हारा अंडा चुरा लिया है। जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो चिड़िया तुम्हारा अंडा अपने बेटे को पिला दे। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा अंडा तो घोंसले में ही था। मैं अभी अभी तो आया हूँ अपने घोंसले से। लेकिन अब नहीं है तुम्हारा अंडा घोंसले में। हमने अपनी आंखों से देखा चिड़िया को तुम्हारे घोंसले से अंडा चुराते हुए, और वो अपने बेटे को पिलाएगी तुम्हारा अंडा।
मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। मैं जाकर देखता हूँ, मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही होगा। हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, तुम खुद देख लो जाकर। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते। मेरा अंडा तो सच में नहीं है। मैंने वचन दिया था अपनी मरती हुई पत्नी को कि मैं अपने अंडे की रक्षा करूँगा। अब यहीं बैठे हुए रोते रहोगे? जल्दी करो, नहीं तो देर हो जाएगी और पिला देगी वो चिड़िया अपने बेटे को तुम्हारा मासूम अंडा। और फिर वो सब बहुत तेजी से चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ते हैं। और फिर शाम हो जाती है, चिड़िया भी अपने घर लौट आती है और वो अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी, कालू और कबूतर आ जाते हैं। बड़ी मासूम बनी फिरती हो, आज मैं सबको दिखाऊंगी कि तुम कितनी मासूम हो। क्या हुआ बहन, मैंने क्या कर दिया है? चिड़िया, तुम बाहर आओ घोंसले से, हमने तुम्हारे घोंसले की तलाशी लेनी है। क्यों? मैं क्यों बाहर आऊँ अपने घोंसले से? मैंने क्या चुराया है तुम्हारा? चिड़िया, मेरा अंडा चोरी हो गया है। अगर तुमने मेरा अंडा नहीं चुराया तो फिर तुम्हें डर कैसा? और फिर चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। मिल गया कबूतर अंडा, ये देख लो तुम्हारा ही है। अब चिड़िया ये ना कहना कि अंडा तुमने दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है, मैंने कोई चोरी नहीं की। चिड़िया, हम अच्छे दोस्त थे और तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। अंडे सबके एक जैसे होते हैं, इतना जुल्म तो कोई सोच भी नहीं सकता। और तुम अपने बेटे को पिलाने के लिए मेरा अंडा ही चुरा लाई। ये शोर सुनकर वहाँ तोता और बुलबुल भी आ जाते हैं। क्या हुआ दोस्तों, क्यों शोर कर रहे हो? तोते भैया, न जाने कैसे कबूतर का अंडा मेरे घोंसले में आ गया और अब ये मुझे चोर कह रहे हैं। मेरी मम्मा चोर नहीं है, मेरी मम्मा चोर नहीं है। पिछली दफा जब फाख्ता का अंडा चोरी हुआ था तो यही फैसला किया था हम सब ने कि अंडे चोर को जंगल से निकाल देंगे। और अगर अब इस चिड़िया को जंगल से ना निकाला तो फिर देख लेना पक्षियों, अंडे तो सबके होंगे। अगर किसी का अंडा चोरी हुआ तो हम पर कोई शक ना करे। चिड़िया, जब ये फैसला हमने किया था तो तुम भी वहाँ मौजूद थी और अब कबूतर का अंडा तुम्हारे घोंसले से निकला है। अब तुम ही बताओ, कल अगर कोई और ऐसा करेगा तो क्या माफ कर दोगे तुम उसे? मैं मानती हूँ कि कबूतर भैया का अंडा मेरे घोंसले से निकला है, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। और अगर तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मैं भी ऐसे पक्षियों के साथ रहना पसंद नहीं करूँगी। तो फिर देख क्या रही हो, भागो यहाँ से, चोरनी कहीं की, बढ़िया ही मासूम शक्ल वाली चोरनी। और फिर चिड़िया शाम के समय एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देती है। उठा कबूतर अपना अंडा और ले जाओ अपने घोंसले में। और अब सबको ये भी पता चल जाएगा कि अंडे चोर की सजा क्या होती है। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रात हो जाती है। कालू जी, तुम कितना प्यार करते हो मुझसे और मेरे कहने पर कैसे उस चिड़िया को बेइज्जत करके निकाला इस जंगल से? अपनी पत्नी के लिए तो मैं जंगल के सब पक्षियों का खून तक पी सकता हूँ। मेरा सुंदर पति। और फिर वो दोनों सो जाते हैं। कुकू, चुप कर जाओ मेरे बेटे, अगर ऐसे रोते रहोगे तो मैं भी रोने लग जाऊंगी। मम्मा, तोते अंकल ने भी आप पर शक किया और किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। कुकू मेरे बेटे, वो सब बहके हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये सब गोरी और कालू की कोई चाल थी। रात की तन्हाई में वो माँ बेटा बेआसरा एक पेड़ पर बैठे ऐसे रो रहे थे और बातें कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें। और क्या आप बता सकते हैं कि गोरी और कालू ने किस पक्षी का अंडा चुराया? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। शायद इस जंगल में नया आया था। इसके जिस्म पर रंग बिरंगे पंखों ने इसकी सुंदरता को और भी दुबाला किया हुआ था। वो बड़ा मेहनती और सुंदर पक्षी था जो के पेड़ों के तनों में अपनी सख्त और तेज चोंच से घर बनाने की भी महारत रखता था। इसने जंगल में एक घने पेड़ के तने में घर बनाने की ठान ली और इसके तने में अपनी चोंच से सराख करने लगा। इसकी टिक टिक की आवाज सुनकर कालू कौवा भी वहाँ पर आ गया। अरे, ये क्या तुमने टिक टिक लगा रखी है? कौन हो तुम? मेरा नाम पिंकू है और तुम देख नहीं रहे हो, मैं अपना प्यारा सा घर बना रहा हूँ। ठहर, अभी रुक जाओ। इस जंगल में मेरे हुक्म के बगैर कोई घर नहीं बना सकता। ये इलाका मेरा है और ये जंगल मेरी जागीर है। मैं तुम्हें इस जंगल में घर बनाने की अनुमति नहीं दूंगा।
भाई ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल किसी की जागीर नहीं होते। जंगल सब पक्षियों की एक जैसी मलकियत होते हैं और यहाँ रहने का सब पक्षियों को बराबर हक हासिल होता है। भला तुम मुझे क्यों रोकोगे? चलो फिर देखते हैं तुम कैसे इस घर में आबाद होते हो। मैं तुमको इसका मजा जरूर चखाऊंगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। ऐसे ही इस जंगल में मेरा राज नहीं है। मुझे भी सब पक्षी कालू कौवा कहते हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वापस चला जाता है और गुस्से की आग में जलने लगता है। उधर पिंकू अपना काम जारी रखता है। सुबह के समय वो दाना पानी की तलाश में निकल जाता और बाकी सारा समय मुसलसल मेहनत और लगन से अपना घर बनाने में लगा रहता। चंद दिनों की कोशिश के बाद वो एक अच्छा सा घर बनाने में कामयाब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। उधर कालू जी गुस्से और हसद में आकर ये सोच रहा होता है कि इस पिंकू के बच्चे को कैसे मजा चखाऊं। वो ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त चुगलखोर उल्लू के पास जाता है और उसकी बड़ी चापलूसी करता है। खूबसूरत मोटी बादामी आंखों वाले उल्लू भैया, मैं तुम्हारे पास एक उलझन का हल ढूंढने आया हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? क्यों नहीं कालू यार, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। प्यारी आंखों वाले उल्लू भैया, एक पिंकू नामी हुदहुद ने मेरे जंगल में मेरे घर के पास ही जबरदस्ती अपना घर बना लिया है। तुम तो जानते हो मेरा बहुत रोब है इस इलाके में। क्या तुम उसे वहाँ से निकालने में मेरी मदद करोगे? हाँ कालू, मैं तुम्हारी मदद तो जरूर करूँगा, लेकिन उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? इसीलिए तो खूबसूरत भैया मैं तुम्हारे पास हाजिर हुआ हूँ। तुम ही कोई इसका हल निकाल सकते हो। ये बात सुनने के बाद चुगलखोर सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद इसके जहन में एक तरकीब आती है। आओ मेरे साथ, देखते हैं वो कैसे नहीं वहाँ से निकलता। ये काम फानू सांप ही कर सकता है जो दूसरे जंगल में रहता है। वो कालू को लेकर फानू के बिल के सामने पहुँच जाते हैं। फानू बाहर धूप में सोया होता है। जैसे ही वो किसी के आने की विलाप महसूस करता है, कौन है? जल्दी बताओ, नहीं तो काट कर खाक में मिला दूंगा। फानू भैया, मैं तुम्हारा दोस्त चुगलखोर उल्लू हूँ। आओ मेरे दोस्त, तुम्हारा आज इतने अरसे के बाद कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर? बैठो यार। कालू और चुगलखोर डरते डरते बैठ जाते हैं। बताओ मेरे दोस्त, क्या काम है तुम्हारा? हाँ तो कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं फानू यार, हम घर से डिनर करके आए हैं। तुम मेरे इस दोस्त का एक काम है वो कर दो और हमें धन्यवाद कहने का मौका दो। हाँ तो भला बताओ क्या काम है तुम्हारे इस दोस्त का? फानू भैया, इसके घर के पास में एक हुदहुद पिंकू नामी पक्षी ने जबरदस्ती घर बना लिया है। ऊपर से कहता है जाओ जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। चुगलखोर मसाला लगाकर फानू को फुल तैश में ले आता है। तो ये बात है। अब तो इस पिंकू को मजा चखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब तो शाम हो रही है, तुम अब अपने घर जाओ और मुझे एक चूहे से भी हिसाब बराबर करना है। कल सुबह मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इस कील की नाक वाले को हमसे पंगा लेने का अब पता चलेगा। वो दिल ही दिल में बड़ा खुश थे। उधर पिंकू बेचारा सारा दिन दाने दुनके की तलाश में घर से निकल जाता और दोस्तों के साथ समय गुजार शाम को घर लौट आता। दूसरे दिन फानू सांप भी आ टपकता है। कौवा और उल्लू सांप को देखकर बहुत खुश होते हैं। आओ फानू भैया, हमें पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। जो काम मैं अपने जिम्मे ले लूं, इसे मैं जरूर पूरा करता हूँ। हाँ तो बताओ, इस पिंकू के बच्चे का घर कहाँ है? फानू भैया, पहले कुछ सेवा वगैरह तो हो जाए। नहीं नहीं, मैं चूहे का नाश्ता करके आया हूँ। ये कहकर वो पिंकू के घर की तरफ चल देते हैं। दूर से ही कालू उसे पिंकू का घर दिखाता है। फानू पिंकू के घर के अंदर दाखिल हो जाता है। पिंकू खुराक की तलाश में सवेरे ही निकल गया था। फानू कुंडल मारकर बैठ जाता है। इसे वहाँ बड़ा सुकून मिलता है और वो सो जाता है। काफी समय गुजरने के बाद जब उसकी आँख खुली तो शाम होने वाली थी। इस जैसी परसुकून जगह मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों ना पिंकू को भगाकर इसे ही अपना घर बना लूं। वो ऐसा सोचने लगा। अंधेरा होने से थोड़ी ही देर पहले पिंकू घर लौट आता है। कालू और चुगलखोर ये सारा तमाशा देखने के लिए बेताब खड़े थे। पिंकू बेचारा जैसे ही अपने घर दाखिल होने लगा, कौन हो तुम?
दफा हो जाओ यहाँ से। अब ये घर मेरा है, अगर अंदर आने की कोशिश की तो ढसकर आग लगा दूंगा। पिंकू बेचारा डर सा गया। इतने में तमाशा देखने कालू और चुगलखोर उल्लू भी करीब आ खड़े होते हैं। भैया सभी परिंदों से पूछ लो, ये घर मेरा है। तुम भी तो कालू को कहते थे ना कि मैं किसी से नहीं डरता, कर लो जो करना है। अब पता चला, अब ये घर मेरा है, तुम बुला लो जिसको बुलाना चाहो। जाओ, मैं नहीं छोड़ता इसे। प्लीज भैया ऐसा मत करना, मैंने कई दिनों की सख्त मशक्कत और भूख प्यास बर्दाश्त करके इसे बनाया है। अगर ये भी तुमने छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? कोई शिकारी पक्षी मुझे खा जाएगा। वो तीनों चुगलखोर उल्लू, कालू और फानू पिंकू का मजाक उड़ा रहे थे। पिंकू, अब तुम यहाँ से भागते हो या तुम्हें ऊपर भेज दूं? ये कहते हुए फानू पिंकू की तरफ बढ़ा। पिंकू रोते रोते बेचारा उड़ गया। कालू कव्वे और चुगलखोर उल्लू, तुम्हें इसकी सजा ऊपर वाला जरूर देगा। तीनों पिंकू को भगाने पर जश्न मनाते हैं। बड़ा आया था, मैंने घर बड़ी मुश्किल से बनाया था। नकलें बना बनाकर एक दूसरे को हंसाते हैं। क्यों भाई कालू मियाँ, अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ फानू भैया, तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। अब आप जाना चाहें तो बड़ी खुशी से जा सकते हैं। नहीं, ये जगह अब मुझे भी पसंद आ गई है, मैं अब इधर ही रहूंगा। कालू को फानू के यहाँ रहने वाली बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो सिर्फ इसको अपनी ही अचारादारी समझता था। चलो बे कालू, फानू यार को भी आराम करने दो। चुगलखोर ने इसे घर चलने का इशारा किया और वो वापस चल पड़े। और टिंकू वहाँ से उदास होकर रानो की तरफ चला जाता है और रानो को सारी बात बताता है। तुम उदास क्यों हो? मैं भी यहाँ से बहुत तंग हूँ और मैं पूर्व वाले जंगल की तरफ जा रही हूँ। तुम भी मेरे साथ वहाँ ही चलो, हम वहाँ पर जाकर अपना नया घर बना लेंगे। रानो और पिंकू पूर्व की तरफ चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब फानू के घर के करीब से खुराक खत्म होने लगी तो वो थोड़ा सा आगे कबूतर के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वो उस पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसके अंडे पड़े थे जो उसने पी लिए। उसे बड़ा मजा आया। ये काम तो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। इतना अच्छा खाना मेरे पास ही पड़ा था और मुझे इसकी कोई खबर ना थी। पक्षी सवेरे सवेरे खुराक की तलाश में निकल जाते और बाद में फानू सारे घोंसलों से एक एक करके सबके अंडे खा पी गया। सब पक्षी बड़े परेशान थे कि ये नई मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। जब फानू जी ने सारे अंडे खा पी लिए तो उसने एक दिन चुगलखोर उल्लू के घोंसले में आ हाजिरी दी। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? भाई भूखा था, सोचा कुछ खा ही लूं। ये तो हमारा स्टाइल है। ये कहकर उसने उल्लू को गर्दन से दबोच लिया और उसका सारा खून पीकर उसे भी मुर्दा कर दिया। इसके बाद इसने एक एक करके सारे पक्षी मार डाले थे। आखिर में कालू का भी नंबर आ ही गया। एक दिन जब उसे खाने के लिए कोई चीज ना मिली तो उसने कालू के घोंसले का रुख किया। तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? भाई बहुत भूख लग रही थी, सोचा चलो तुमसे ही हिसाब बराबर कर लेता हूँ। तुमने भी तो हमसे पिंकू पर बड़ा जुल्म करवाया था, हम तो ऐसे ही हैं। ये कहकर फानू ने कालू की भी गर्दन मरोड़ दी। इस तरह कालू भी अंजाम को पहुंच गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी से भी जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुल्म का बदला जुल्म ही होता है।